हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर सभी का स्वागत करते हैं हमारे और आपके इस प्यारे से चैनल जय महादेव विद्याकुल पे। सभी बच्चे जल्दी जल्दी लाइव आ जाएंगे। बेटा आज की क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। आज की ये जो क्लास है चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता की विघ्नहर्ता क्लास है। आज भगवान श्री गणेश जी का दिन भी है और आज हम बच्चों के लिए लेके आए हैं विघ्नहर्ता क्लास, जो आपके सभी विघ्नों को हरेगी। और कहने का मतलब यह है बेटा कि भगवान जी पे आस्था विश्वास रखते हुए भी हम पढ़ाई को जारी रखेंगे। और आज हमारी ये जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी। आप सभी लोग एक बार अपनी पूरी ताकत लगा करके इस वीडियो को शेयर करेंगे, क्योंकि आपकी संख्या ही हमारी इस ऊर्जा का कारण है। आपकी संख्या ही हमारी इस ऊर्जा का कारण है। आप अपनी संख्या में अगर कमी करेंगे तो हमारे अंदर भी ऊर्जा की कमी आएगी। तो हमारी ऊर्जा इसी प्रकार से बनी रहे, आप सभी तक इसी तरह से पहुंचती रहे, तो आप इसके लिए वीडियो को शेयर करिएगा। आज के सेशन में पिछले जो भी रिकॉर्ड्स थे इस साल के बच्चों ने जो बनवाए हैं बच्चों के द्वारा, उन सारे रिकॉर्ड को तोड़ना है। आपके सेशन में आज हम महत्वपूर्ण परिभाषाओं का सेशन लेके आए हैं, जहां पर महत्वपूर्ण परिभाषाएं साथ में कुछ उनके बेसिस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और न्यूमेरिकल क्लास। मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था कि आने वाले 40 से 42 दिन आप मुझे दीजिएगा। फिजिक्स में 95 प्लस की गारंटी हमारी है, लेकिन ये 40 से 45 दिन आप हमारा हौसला, आप हमारी ताकत को मजबूत करेंगे। हमारा हौसला आपकी संख्या है, हमारी ताकत आपकी संख्या है। ये आपकी संख्या जब दिखती है कि मेरे सामने 2000 बच्चा लाइव पढ़ रहा है, मेरे सामने 4000 बच्चा लाइव पढ़ रहा है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे लेकर भी बच्चे सीरियस हैं। अगर मुझे मेरी सेशन में बच्चों की संख्या कमजोर होती है, बच्चा आगे ये कहता है सर हम आपकी वीडियो पर बाद में देख लेते हैं, तो ठीक है, हम भी दिन में कभी बाद में वीडियो बना के अपलोड कर दिया करें। हमारे लाइव आने का कारण ये होता है क्योंकि हम और आप एक दूसरे के परिवार के हिस्से हैं। तो आप भी हमारी समस्याओं को समझें, हमारी ऊर्जा को बढ़ाएं और हमारी ताकत को बढ़ाएं। तो हमारे लाइव आने का कारण है क्योंकि आपकी संख्या देखना चाहते हैं, कितना बच्चा एक्टिव है, किस तरह से वो पढ़ाई चाहता है, वो आपकी संख्या पे पता चलता है। ठीक है, तो चलो बच्चों आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। पहले आप एक बार वीडियो को तेजी से शेयर करेंगे। गुड इवनिंग बेटा सभी को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग बेटा। चलो आ गए सब लोग भाई, सब लोग आ जाओ, जल्दी जल्दी लाइव आ जाओ और आज की क्लास को बेटा हम स्टार्ट करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो आप सभी आ जाएं एक बार जल्दी से। और हाँ सर, स्कूल वाले कह रहे थे कि ऑनलाइन पढ़ने से कुछ नहीं होगा, तो कह दो भैया स्कूल में अच्छे से पढ़ाएं तो बहुत कुछ हो जाए। हम तो हमेशा बच्चों से बातचीत होती है, मेरी पर्सनली होती है, कई बच्चे वीडियो कॉल के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, कई तरह से बात होती है। बच्चे हमसे बोलते हैं हमेशा कि सर स्कूल जाते हैं वहाँ टाइम वेस्ट होता है। तो उन स्कूलों से जो बच्चों के साथ ऐसा करते हैं, उन स्कूलों से हाथ जोड़ के हमारा निवेदन है, कृपया ऐसा ना करें। आप नहीं पढ़ा सकते बच्चों को, मना कर दीजिए, बेटा घर पे जा करके किसी और तरीके से पढ़ लो। लेकिन आप स्कूल में बुला करके बच्चों के साथ टाइम पास करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। आप बच्चों को अगर स्कूल में बुलाकर 6 घंटे में उनको कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप आराम से बच्चों को बुलाएं और पढ़ाएं। और हम तो हमेशा कहते आए हैं और आज भी कहते हैं कि कोई जरूरी नहीं कि बेटा ज्ञान कहां से लिया जाए, ज्ञान लिया जाए ये इंपॉर्टेंट है, ना कि ये कि कहां से लिया जाए। जहां से मिले ज्ञान वहां से बटोर लो। अभी आज दिन में एक बच्चा आया और बड़ा कंफ्यूज था। वो बोला सर मेरे सिलेबस में ये बच्चा है, वो बच्चा, ये बच्चा, सर वो पढ़ा दो, सर ये पढ़ा दो। हमारे सेंटर में आया था, एक ऑनलाइन का बच्चा था, हमारे सेंटर में आया था और वहां पे आके बोल रहा सर ये बच्चा, वो बच्चा। बहुत सारी बातें हुई, उससे लगातार फेस टू फेस कन्वर्जन हुआ। हमने कहा बेटा ये बताओ तुमको ये पता है कि इस साल के सिलेबस में आएगा क्या? आप जितने लोग भी आज लाइव हो या मेरी वीडियो को बाद में देख रहे हो, उनके लिए एक छोटा सा संदेश पहले कहना चाहता हूं। बोर्ड परीक्षा है, आपको पढ़ना कैसे है इस बात को पहले समझ लो अच्छे से। आपके सेशन में आज संख्या नहीं रुकनी चाहिए, संख्या ऐसे जानी चाहिए, इससे। ठीक है, तो बच्चा आया, बच्चा ने कहा कि सर ये बच्चा, वो बच्चा है। मैंने कहा अच्छा ये जो बता रहे हो ये सिलेबस में है? बोला हाँ सर किताब में दिया है। अरे भैया तोरी किताब जो छपी है वो 100% पे छपी है। बच्चों एक चीज ध्यान देना, एग्जाम के 2 या 3 महीने ही हमारे पास बचे हैं।
अभी तक अगर स्पेशली हम यूपी बोर्ड की बात करें तो यूपी बोर्ड का टाइम टेबल भी नहीं आया है, और वो टाइम टेबल लाना मेरे बस की या किसी टीचर के बस की बात नहीं है। हमारी अथॉरिटीज को सोचना पड़ेगा कि टाइम कब टेबल कब देना है। सब सो रहे हैं, सोने दो, उसमें हम आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं, ठीक है, हम आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। लेकिन कभी भी पेपर का टाइम टेबल 2 महीने पहले ही आता है, 2 महीने के बाद नहीं आता। मतलब कहने का ये है, जिस दिन आपका पेपर स्टार्ट होगा उसके ठीक 2 महीने पहले आपका टाइम टेबल आएगा। तो जो टाइम टेबल आना है वो अभी तक नहीं आया। इसके आधार पे हम समझ सकते हैं कि आपके जो पेपर होंगे यूपी बोर्ड के वो मिड फरवरी के बाद होंगे। यहां तक उम्मीद ये भी लगाई जा रही है होली के बाद होंगे। कंप्यूटर महोदय कब है होली? इन्हें भी नहीं पता है, मार्च में होली, तो हमें लग रहा है होली के बाद होंगे, क्योंकि यूपी में कुछ चुनाव वगैरह भी हैं। तो फिर भी आपके पास अभी 2.5 से 3 महीने बचे हुए हैं। इस 2.5 से 3 महीने में बेटा हम कैसे पढ़ें? और हम बड़े कंफ्यूज हैं। इस साल जो बोला गया कि 30% रिड्यूस है, और टीचर पढ़ा रहे हैं 70%, 30% कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, ये सब चीज बच्चा जज ही नहीं करता कभी। एक काम कर लो, सभी लोग जाकर के आज पहले ये काम कर लेना। सेशन स्टार्ट करते हैं बेटा, पहले ये काम बहुत जरूरी जो बता रहा हूं, ठीक है। सब लोग जाकर के अपने सिलेबस को डाउनलोड करो। सिलेबस जो है आपके फिजिक्स का, उसको सारे बच्चे डाउनलोड कर ले, ठीक है। वेबसाइट पे अवेलेबल है क्लास 12 की, सॉरी UPMSP.in पे, UPMSP.in पर जा करके सिलेबस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास 12 का सिलेबस डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद बेटवा क्या करना, मेरी बात को थोड़ा गौर सुन ले, फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे, परेशान ना हो, ठीक है। ये सिलेबस डाउनलोड करने के बाद कल की डेट में बेटा इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। प्रिंट आउट निकलवा लेना, मैं लिख के कह रहा हूं बात को, प्रिंट आउट निकलवा लेना। ये मत कहना और ना ही हमें किसी प्रकार का ज्ञान सुनाना कि सर मेरे फोन में है या मेरे लैपटॉप में है। वो मेरे पास भी है और वो आपके पास भी होगा। नहीं होगा तो डाउनलोड कर लेना, UPMSP.in पे सिलेबस में जाना बेटवा, डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करके उसका 2 पेज का है, 5 रुपए 10 रुपए लगेंगे, ठीक है। उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना, फोटो स्टेट हर बच्चे के पास होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग जब सिलेबस पे देखो, एक बच्चा को पढ़ना कैसे है, एग्जाम के स्ट्रेस को कम कैसे करना है बता रहा हूं। अब आपका ये सिलेबस है, उसमें 30% हटा के जो 70% हमें इस साल पढ़ना है, बात को समझना, जो 70% हमें पढ़ना है उस सिलेबस में आप क्या करो, एक हाइलाइटर उड़ाओ, एक हाइलाइटर उठाओ। और जैसे मान लो मुझे पता है कि ये चीज इस साल पेपर में नहीं आएगी, सॉरी ये चीज मैं पढ़ चुका हूं, तो उसको हाईलाइट कर लो। जो जो पढ़ चुके हो उसको हाइलाइटर से ऐसे हाईलाइट कर लो, ठीक है। शेष जो आपका बचा होगा, ये बीच बीच में जो बचा है, इन टॉपिक को कवर करो। पहला सबसे जरूरी काम ये है। तो आपको टीचर नहीं बताएगा कि बेटा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। हर बच्चा समझदार है, जागरूक बनो मेरे दोस्त। अगर जागरूक नहीं बनोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। जागरूक बनो, पहले अपने सिलेबस में हाइलाइटर से 10 रुपए का हाइलाइटर, 10 रुपए फोटो स्टेट के, इतने पैसे ही तुम्हारे लगेंगे, ठीक है। तो हाइलाइटर से पहले उसमें हाईलाइट कर लो कि क्या क्या मैंने पढ़ लिया है। इस साल जो बोर्ड में आना है 70%, उसमें मैंने क्या क्या पढ़ लिया है और मेरा क्या क्या बचा है। पहली जिम्मेदारी आपकी है कि जो जो बचा है उसे पढ़ो। किससे पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो, ये मैटर नहीं करता है। हम बार बार कहते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हमसे ही पढ़ते हो। हमारे जैसे लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो हमसे अच्छा और हमारे जैसे पढ़ा लेते हैं, ठीक है। हमसे खराब तो दुनिया में कोई पढ़ाता ही नहीं होगा, ये बात हम जानते हैं अच्छी तरह से। तो ये काम कर लेना, बचे हुए सिलेबस को आप कहीं ना कहीं से उसको पढ़ डालो। उसके बाद बेटा अब आपके पास एंटायर सिलेबस है, इसके अलावा कोई चीज भी ना पढ़ो, वो आपके लिए जहर समान ही होगी। कोई टीचर यूट्यूब पे सेशन लेके चला आया और सेशन में वो चीज पढ़ा रहा है जो 30% में कटी हुई है, इसलिए पढ़ा रहा है कि वो आपको समझ में आ रहा है और आप बढ़िया मजे कर रहे हो। तो मजे करने का वक्त नहीं है दोस्त, मजे करने का वक्त नहीं है। उस 30% को एकदम ना पढ़े जो इस साल पेपर में नहीं आना है। हमें पता है
कि अब कुछ लोग इसमें एक्सक्यूज देंगे, ज्ञान देंगे। वो ज्ञान क्या होगा कि सर मुझे तो भविष्य में IIT देना है, सर मुझे तो भविष्य में नीट देना है, सर मुझे तो भविष्य में NDA देना है, सर मुझे भविष्य में एयरफोर्स में जाना है, सर मुझे भविष्य में ये करना है, वो करना है। वहां तो कोई रिड्यूस सिलेबस तो होगा नहीं सर, वहां तो हमारा 100% ही आएगा। तो 100% में हम 30% क्यों छोड़ के पढ़ें? बेटा बात अब आपकी एकदम सही है, वहां 100% आएगा। बट हमारे पास अभी हमारा जो अपकमिंग एग्जाम है, हमारा बोर्ड एग्जाम है, अभी हमें बोर्ड एग्जाम में करके दिखाना है दोस्त। जब आपके बोर्ड एग्जाम की मार्कशीट में 95% या 95% के ऊपर छप के आ जाएगा ना, अजर अमर मरते दम तक ये पहले दिखेगी। तुम उस 30% के पीछे उस समय पड़े हो जब आपका रण होना है 2 महीनों में। तो इस 2 महीने में आप अपने काम की चीजों को ही पढ़ें, और काम की चीजों को पढ़ करके पहले ये टारगेट बनाओ, ये टारगेट बनाओ। अगर हो सके तो जहां पर पढ़ते हो, अगर आपके पास घर में स्टडी टेबल बनाए हो सब लोग, तो एक काम कर लेना बेटा, स्टडी टेबल अगर आप सबने बनाई रखी है तो अपने स्टडी टेबल के सामने एक छोटा सा कोई भी अच्छे कलर का कपड़ा टांग लो यार। देखो देसी जुगाड़ बता रहा हूं, उसी गांव की धरती से मैं भी आया हूं, तो अब ये नहीं कहूंगा बेटा नोटिस बोर्ड ले लो, बच्चा अभी बेचारा कहाँ गए जाएगा नोटिस बोर्ड। जहां पे पढ़ते हो वो जो दीवार है, उस दीवार पे एक अच्छा कपड़ा बांध लो, ठीक है, एक अच्छा कपड़ा या कोई स्टिकर चिपका लो दीवार पे, वॉलपेपर चिपका लो। और आने वाले प्लेन वॉलपेपर, कोई में साड़ी किनारा हो सवाल ना लगा लेना, वो तुम्हारी पसंद है, और प्लेन वॉलपेपर लगाना, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड बना रहे। वहां पे आपके इस तरह के सारे सब्जेक्ट के, ये मैं अपने फिजिक्स में बताया हूं, लेकिन यही आपको मेथड हर सब्जेक्ट में अप्लाई करना है। आप हर सब्जेक्ट के आपके बचे हुए टॉपिक जो आपको नहीं आते, अपने आप से धोखा मत करना, जिंदगी में बहुत पछताओगे। अपने आप से धोखा मत करना। ये तुम्हारे बारे में ना मैं जानता हूं, ये चीज तुम्हारे बारे में ना तुम्हारे पिताजी जानते हैं, इस बारे में ना तुम्हारे स्कूल के टीचर जानते हैं। ये चीज केवल तुम्हें पता है। सामने छाप लो भैया, ये जहां पे नोटिस बोर्ड लगाया, 6 सब्जेक्ट के बचे हुए टॉपिक के PDF आपके सामने लगे होने चाहिए। सबसे पहले ऊपर लिख देना टारगेट कितना सोचे हो दोस्त। 90 के नीचे अगर सोचे हो तो मैं आपको अपना स्टूडेंट नहीं मानता। 90+। मेरे सामने जब आके कोई बच्चा बोलता है सर 90+ आएगा, तो उस बच्चे से मैं मानता हूं मेरा बच्चा है। टारगेट 90+ ऊपर लिख लेना। उसके बाद आपके बचे हुए काम को लिखो। अगर सोचो, सुबह तुम उठो और सुबह उठते ही तुम्हें दिन भर का काम पता हो जाए कि आज का दिन तुम क्यों जगे हो, किस काम को करना है, तो उससे बेहतर दिन मेरे हिसाब से बच्चा कुछ भी नहीं हो सकता है। बात समझ में आई? तो इसलिए कहता हूं कि अगर आप एक विद्यार्थी हो तो एक विद्यार्थी को यह बात का पहले बहुत अच्छी तरीके से अनुभव होना चाहिए कि मेरा बचा हुआ क्या है। तो बचा हुआ पहले सिलेबस आपने यहां टांग लिया, ठीक है। उसके बाद आप अपना नीचे छोटे छोटे अपने आप गोल्स लिख सकते हो। कोई मोटिवेशन है तो मोटिवेशन लिख सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू बेटा, सभी को 500 बच्चे हो गए हैं और अब हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक बार इसी तरह से शेयर कर देना। अब चलिए चलते हैं, ठीक है। ये एक छोटा सा मोटिवेशनल सेशन हो गया आज हमारा। और मोटिवेशन मैं आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, कुछ तरीके बताया हूं जीवन में अच्छा करने का, पेपर में अच्छा करने का। तो ठीक है, हम सेशन को स्टार्ट करते हैं जो हमारा काम है। आप लोग एक बार लाइव आकर के, एक बार सभी लोग, ठीक है, हाँ, एक बार वीडियो को तेजी से शेयर करोगे। और आपके लाइक की संख्या बहुत कम है। जितने बच्चे लाइव हैं वो बच्चे भी वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। मतलब क्या ही कहें। फेस वॉश से भी मैं चेहरा धुल के आए हैं और क्रीम नहीं मिली है, क्रीम नहीं लगाए हैं, फेस वॉश से चेहरा धुल के आए हैं, तब भी बेटा मतलब लाइक नहीं करते हो यार। अब क्या चाहते हो, मतलब यूट्यूब में ऑप्शन नहीं, फिल्टर भी लगा देते लिपस्टिक वाला, हाँ, बढ़िया लाल कलर के होंठ दिखते। हाँ बेटा राजस्थान बोर्ड हो चाहे बिहार बोर्ड हो, हर बच्चा पढ़ सकता है जो भी NCERT फॉलो करता है। आ जाओ, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन झमाझम चलेंगे बेटा। ये देखो कितना लिखना है, कैसे लिखना है, सब समझेंगे। पहली परिभाषा आपसे ये पूछी जा सकती, कई बार आई पेपर में,
वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए, इसकी बीमा लिखिए। बेटा 1 नंबर 2 नंबर में आएगी, इससे बड़े में ये नहीं आएगी। वैद्युत विभव क्या होता है, हेडिंग लगाओगे वैद्युत विभव। वैद्युत विभव क्या होता है, वैद्युत विभव आप सभी को पता है, एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से, कहां से, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव। तो क्या लिखेंगे, एकांक परीक्षण धनावेश को, एकांक परीक्षण धनावेश को कहां से बच्चा, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में, किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। अब बच्चे इतना लिखने के बाद आप चाहें तो इसका फॉर्मूला V बराबर W/Q0 लिख सकते हैं। आपसे पूछा इसका बीमा बताओ, आप चाहें तो इसका यहां पे मात्रक लिख सकते हैं। मात्रक क्या होगा, जूल प्रति कूलाम, या इसका मात्रक होता बेटा वोल्ट। और इसकी बीमा की अगर हम बात करें तो mL2T-2 जूल के लिए, कूलाम के लिए AT ऊपर चले जाएंगे तो mL2T-3A-1 ये बीमा हो जाएगी। क्लियर है यहां तक, यहां तक क्लियर हो गया भैया? ठीक है, चलो पहली परिभाषा। दूसरी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए, इसका अंकिक मान क्या होगा। बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, हमने बताया था, इसके देखो इसी में डिफिनीशन छिपी है। थोड़ा सा भी लोग लिख लेना, मैं लिखता नहीं हूं, लिखने लगूंगा तो मेरी सारी परिभाषाएं पूरी नहीं हो पाएंगी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट का विभव देने पर वह जितनी ऊर्जा प्राप्त करता है उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। क्या होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेटा, एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट की विभव देने पर प्राप्त ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। लिख लोगे ना सब लोग, एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट का विभव दिया गया, जो ऊर्जा प्राप्त करेगा उसी ऊर्जा को हम लोग क्या कहेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे। हमने क्या कहा, 1 वोल्ट का विभव देना है, 1 इलेक्ट्रॉन की बात है, तो इसका जो मान होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 10⁻⁹ जूल होते हैं। कई बार ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन पूछा गया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमसे बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट डिफिनीशन यही है। कई बार पूछा गया कि समविभव पृष्ठ की परिभाषा बताओ। भैया नाम में ही सारी बातें छिपी है। समविभव पृष्ठ, सम माने बराबर, विभव माने विभव। तो जैसे ये कोई सरफेस है, ये कोई पृष्ठ है, इसके प्रत्येक बिंदु पर अगर विभव का मान समान हो, जितना विभव यहां पर उतना विभव यहां पर, उतना विभव यहां पर, अगर प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होगा तो इस पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कह सकते हैं। कह सकते नहीं है। समविभव पृष्ठ की हम परिभाषा क्या लिखेंगे, लिखेंगे ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, गौर से सुनते रहो, कमेंट करना कम कर दो, ठीक है, कमेंट करना एकदम कम कर दो, गौर से सुनते रहो। जितनी देर में कमेंट करते हो उतनी देर में वीडियो को अगर शेयर कर दोगे तो मुकेश सर की ऊर्जा 3 गुनी हो जाएगी। तो आपका निर्णय ही सर्वमान्य और सर्वोचित होगा कि आप क्या करना पसंद करोगे, शेयर करना या कमेंट करना। ठीक है, चलो बेटा आगे समझो। समविभव पृष्ठ की परिभाषा 2018, 17, 15 में पूछी गई। क्या लिखोगे, समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, ऐसे पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। कई बार बेटा पेपर में पूछा गया समविभव पृष्ठ क्या होता है और इसके गुणों के बारे में, तो इसके गुणों के बारे में भी आप अभी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद आ जाओ, इसमें पूछा है एक क्वेश्चन और भी है, क्या 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काट सकते हैं। तो आपने इसके गुणों में पढ़ा होगा कि समविभव पृष्ठ, जैसे आवेश Q है तो इसके चारों ओर हम ऐसा पृष्ठ बनाएं जो समविभव हो।
तो क्या दो समविभव पृष्ठ काट सकते हैं? बेटा अगर अलग अलग त्रिज्या के हम आवेश के चारों ओर गोले बनाए तो वो गोले क्या होंगे? समविभव पृष्ठ होंगे। ये गोले क्या होंगे? ये गोले समविभव पृष्ठ होंगे। कैसे पृष्ठ होंगे बच्चा? ये समविभव पृष्ठ होंगे। सवाल वाले कह रहे हैं, क्वेश्चन वालों ने बड़ा लॉजिक का काम पूछा है, कहा कि क्या ये दोनों काट सकते हैं? भैया बिल्कुल अनर्थ हो जाएगा अगर ये काट देंगे। बात समझो, अनर्थ क्यों हो जाएगा? आपने पढ़ा था इसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। अगर कहीं पर काट दिए तो एक स्पर्श रेखा इस पृष्ठ पे खींची गई और एक स्पर्श रेखा इस पृष्ठ पर खींचेगी, दो अलग अलग वैद्युत क्षेत्र दिखाएंगे। दोनों क्या करेंगे? अलग अलग वैद्युत क्षेत्र दिखाएंगे। एक स्थान पे दो अलग अलग दिशाओं के वैद्युत क्षेत्र नहीं हो सकते। तो आप इसका जवाब कितने शब्दों में लिखोगे? क्या दो समविभव पृष्ठ काट सकते हैं? क्वेश्चन मार्क। तो आप लिखोगे नहीं, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटते नहीं हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित होंगी, जो कि असंभव है। फिर से एक बार बोल रहा हूं, शब्दों को आप चाहो तो आराम से अपने की कॉपी में लिख लेना। मेरा सेशन बस इसी तरह ताबड़तोड़ चलता रहेगा। संख्या आपकी आज बढ़ रही है, कल से ज्यादा है, लेकिन पहले से ज्यादा नहीं है। जो पहले दिन हमने स्टार्ट किया, दूसरे दिन जो बच्चे आए उससे ज्यादा नहीं है। उसको आप टच भी नहीं कर पा रहे हो बेटा। तो एक बार शेयर करो। जो लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं बेटा, वो लोग बताए ना, वो लोग शेयर करें, कोशिश करें। तो क्या लिखोगे? दो समविभव पृष्ठ काट नहीं सकते हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित होंगी, जो कि असंभव है। जो कि क्या है? असंभव है, इसलिए काट नहीं सकते। ठीक है। अच्छा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले हमारे कई क्वेश्चन हैं। कंप्यूटर महोदय बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से बच्चों को प्रैक्टिस चाहिए एग्जाम के समय में, क्योंकि बच्चों को एग्जाम समय में पढ़ने का तरीका बताना बहुत आवश्यक है। और उनको सबसे जरूरी ये बताओ कि क्वेश्चन किस तरह के आएंगे। और ये रहे आपके कुछ क्वेश्चन, गौर से देखिएगा फटाफट। पहला क्वेश्चन पूछा गया, सिद्ध कीजिए वैद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि वैद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं, इसको आपको सिद्ध करना है। ठीक है। तो इसके लिए आप ऐसे दिखा सकते हैं कि माना एक धन आवेश है, धन आवेश के चारों ओर एक गोली समविभव पृष्ठ है। अब आपको पता है धन आवेश से चलने वाली वैद्युत बल रेखाएं सदैव धन आवेश से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं। धन आवेश से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं। बस बेटा ये चित्र बना देना और यहाँ पे दिखाना कि थीटा बराबर 90 डिग्री। यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींच के दिखाना कि थीटा बराबर 90 डिग्री। यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींच के दिखाना कि थीटा बराबर 90 डिग्री। तो लिख देना कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ पर लंबवत होती हैं। समझ में आ गया? बोलो क्लियर है बेटा? एक बार बोलो क्लियर है सब लोगों को? कोई डाउट तो नहीं है? हाँ, समझ में आया बच्चा? सभी लोग बोलो एक बार, समझ में आ रहा है? यस सर क्लियर है। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शेयर की संख्या नहीं रुकनी चाहिए, आपके लाइव की संख्या नहीं रुकनी चाहिए। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? ये वाला हमारा हो गया। एक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में कूलाम बल के विरुद्ध चलाया गया है। अच्छा, कार्य किसके द्वारा किया जाएगा? इसका क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा या निकाय की ऊर्जा पर? ठीक है। अच्छा, कह रहा है एक आवेश को कूलाम बल के विरुद्ध चलाया गया है। ठीक है। अच्छा, कार्य किसके द्वारा किया जाएगा? कूलाम बल के विरुद्ध चलाया गया है। तो भैया कहने का मतलब ये है बाबूजी, थोड़ा समझो, जैसे दो आवेश Q1 Q2 रखे हैं। अब मान लो दोनों धन, एक प्लस आवेश है एक माइनस है, दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, वो इस पे इधर की ओर इस पे इधर की ओर, लेकिन इनके विरुद्ध चलाना है। मतलब कहे का मतलब, अगर दोनों पास जा रहे हैं तो दोनों को दूर ले जाओ, अगर दोनों दूर जा रहे हैं दोनों को पास ले आओ। जो कूलाम का बल लग रहा है उससे विपरीत चलाना है। कह रहा कार्य किसके द्वारा किया जाएगा? तो आप बोलोगे कार्य निकाय के द्वारा किया जाएगा, यानी जो बाहर का सिस्टम जो दूर ले जा रहा है वो चाहे हम हैं चाहे निकाय है, तो हमें कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे दूर ले जाने में भी पास ले आने में भी। ठीक है, तो पहले ये पूछा है, कह रहा है इसका क्षेत्र पर क्या प्रभाव होगा? निकाय की ऊर्जा पर।
हालांकि आंसर भी यहाँ पे कंप्यूटर महोदय बड़े ही धन्यवाद हैं, लिख दिए आंसर भी। आवेश को चलाने के द्वारा किया जाएगा, चलाने वाले के द्वारा। वही बात मैंने बोली कि जो निकाय होगा, आवेश को चलाने वाला मैं, दूर ले जाऊंगा तो कार्य करूंगा, पास ले जाऊंगा तो कार्य करूंगा। ठीक है, कह रहा है इसका क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भैया क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वैद्युत क्षेत्र का तो फार्मूला होता है E बराबर 1/4πε0 Q/r²। बताओ, तुम दूर ले जाओ पास ले आओ, उससे क्या मतलब है, ये थोड़े ना बदलेगा, वैद्युत क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद कह रहा बेटा निकाय की ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो एक बात समझो, ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर आप विद्युत बल के विरुद्ध दूर ले जा रहे हो, आर बढ़ेगा तो ऊर्जा भी परिवर्तित होगी, दूर ले जा रहे हो तो आर बढ़ेगा ऊर्जा घट जाएगी, पास ले आ रहे हो आर घटेगा तो ऊर्जा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ऊर्जा बढ़ेगी घटेगी दोनों हो सकता है। अगला एक क्वेश्चन कंप्यूटर महोदय ने इसी में और ऐड किया है, कंप्यूटर महोदय ने एक क्वेश्चन इसी में और ऐड किया है, उस क्वेश्चन को हम थोड़ा ऊपर करके दिखाते हैं, गौर से समझिएगा बच्चा लोगों। ये रहा क्वेश्चन आपका, हाँ क्वेश्चन आपका ये है, देख लीजिए गौर से। ये है, कह रहा है एक द्विध्रुव के कारण, किसके कारण भैया, तुम्हारे कारण ना मेरे कारण, एक द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव के लिए सूत्र लिखिए। केवल सूत्र लिखना है, द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विभव, द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विभव बताओ कितना होता है, द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विभव बताओ कितना होता है। तो अक्ष पर विभव होता है V बराबर 1/4πε0 P/r²। ठीक है, ये अक्ष पर विभव होता है, और निरक्ष पर कितना होता है, निरक्ष पर बेटवा 0 होता है, आप सभी को बताया गया था। ठीक है, डेरिवेशन वाले सेशन में करवाए भी थे। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आपसे एक चीज और पूछा है, एक सवाल यहाँ पे और है कि P आघूर्ण वाले वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखा गया है, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। U बराबर आपने पढ़ा था P sin थीटा, याद आया बच्चा, U बराबर क्या पढ़ा था, P sin थीटा। अगर थीटा एंगल पर रखें तो अब क्या होगी, P sin थीटा। ठीक है, या U बराबर हो जाएगा P क्रॉस E। क्लियर है यहां तक, बताओ यहां तक बातें समझ में आ गई। हाँ चलो भैया, स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जो पढ़ने वाले हों पढ़ रहे हैं, जो शादी ब्याह वाले हों शादी ब्याह करा रहे हैं, किसी और का करा रहे हैं, मामा का लड़का लड़की करा रहे हैं, चाचा दादम करवा रहे हैं। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आया है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, थोड़ा गौर से समझना बेटा। ये सवाल रहा, कह रहा है विभव प्रवणता से आप क्या समझते हो। एक बार एक बच्चा आया, वो हमसे बता रहा था कि सर मेरे पेपर में आया कि आप क्या समझते हो, तो मैंने लिख दिया मैं कुछ नहीं समझता हूं, तुम्हें जो समझना हो समझ लो। ऐसे मत लिख के चले आना, ठीक है, कि मैं कुछ नहीं समझता हूं, तुम्हें जो समझना हो समझ लो। अगर ऐसे लिख दिए ना तो तुमको बहुत कुछ समझ लेगा बेटा, इसलिए ऐसा कोई शब्द ना लिखें जिससे एग्जामिनर की आत्मिक भावनाएं आहत हो। ठीक है, समझ गए बच्चा। चलो, तो इस सवाल में पूछा विभव प्रवणता। विभव प्रवणता आप सभी को बताया गया था कि जब किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव निकालते हैं तो उसका मान 1/4πε0 Q/r होता है, दूरी पर निर्भर करता है। अगर हम दो बिंदु ले लें, पॉइंट ए और पॉइंट बी, तो इन दोनों पॉइंट पर विभव का मान अलग अलग होगा। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच के विभवांतर और इनके बीच की दूरी के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। तो विभव प्रवणता को दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं बेटा। एक तो बोलेंगे हम लोग कि दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को, गौर से सुनना, अगर थोड़ा सा भी दिमाग इधर उधर हुआ न मुन्ना तो समझ लेना तुम्हारा तो फिर कट गया। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को ही विभव प्रवणता कहते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ठीक है, अच्छा आगे समझो,
कुछ किताबों में इसकी एक परिभाषा और लिखी रहती है, आप लोग क्वेश्चन बैंक का भी सहारा लोगे, वहां भी कुछ लिखी रहती है। डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर 1 कर दें, डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर 1 कर दें तो बताओ विभव प्रवणता बराबर क्या हो जाएगा? विभव प्रवणता बराबर डेल्टा बी हो जाएगा। मतलब क्या हुआ बिटवा? मतलब ये हुआ एकांक दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को ही विभव प्रवणता कहते हैं। क्या बोलेंगे भैया? एकांक दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता कहते हैं। समझ गए? विभव प्रवणता का मात्रक क्या होता है? डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स है। इसका मतलब इसका जो मात्रक होगा वो बताओ क्या हो जाएगा? वोल्ट प्रति मीटर। इसका जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा बच्चा? वोल्ट प्रति मीटर। मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। क्लियर है यहां तक सारी चीजें? सर हम भी अपने स्कूल में पढ़ाती हूँ। अच्छा पढ़ती हूँ ठीक है, पढ़ते रहो बेटा, ठीक है। सॉरी अयान नेट खत्म हो गया। पगला मैं स्वीटी जी। अच्छा कुछ लोगों के अंदर होता है क्या होता है समझ रहे हो ना बेटा? समझ रहे हो ना? वैद्युत विभव का मात्रक होता है, हालांकि पहले से कंप्यूटर महोदय टिक लगा के बैठे हैं। वैद्युत विभव का मात्रक होता है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बीच में आ गया, जूल प्रति कूलाम, जूल कूलाम वोल्ट प्रति मीटर, जूल प्रति कूलाम मीटर। पहला ऑप्शन सही है, जूल प्रति कूलाम होता है। ठीक है, चलो अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड अच्छी है। पूछा गया कौन सा वैद्युत विभव का मात्रक नहीं है? बेटा जल्दी से सब लोग जवाब दोगे इसका। मैं एक बार क्वेश्चन को बड़ा कर देता हूं, सब लोग जल्दी से जवाब इसका देंगे, जल्दी से जवाब देंगे। ये रहा, वैद्युत विभव का मात्रक नहीं है। क्या नहीं है? जल्दी से एक बार सब लोग बता दो। वैद्युत विभव का मात्रक नहीं है। कौन सा नहीं है? वोल्ट नहीं है, ठीक है, कहां चला गया? वोल्ट नहीं है कि न्यूटन प्रति कूलाम नहीं है कि जूल प्रति कूलाम नहीं है, न्यूटन मीटर प्रति कूलाम नहीं है। कौन सा नहीं है? एक भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। बहुत सही, शाबाश 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 शाबाश। कौन सा नहीं है ये पूछा है, ये नहीं पूछा गया है। कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। सवाल को पढ़ना बहुत जरूरी होता है मेरे दोस्त, बहुत जरूरी होता है। हाँ, कौन सा नहीं है? सी बीच में कुछ बीबी वाले आ रहे हैं। जो लोग बीबी वाले आ रहे हैं वो ध्यान दे, मन लगा के पढ़ें, नहीं तो जीवन में उनकी बीबी भी साथ नहीं देगी, क्योंकि तुम गलत बता रहे हो, तुम बीबी के चक्कर में फंसे हो। तो बेटा जो बीबी बता रहे हैं उनका गलत है, ठीक है। सी सही है, यहाँ पे सी सही है। सी कौन सही है भैया? सी सही है, सी। ठीक है बेटा, देखो वैद्युत विभव का फॉर्मूला W/Q होता है, जूल प्रति कूलाम तो होता ही है। अच्छा जूल को चेंज करोगे तो जूल क्या है? कार्य का मात्रक W बराबर F इंटू डी से, तो जूल न्यूटन मीटर के बराबर। तो ये और ये दोनों एक ही चीज लिखा है। जूल को चाहो तो न्यूटन मीटर भी तो लिख सकते हो, बट में कूलाम लिखा रहने दो, ठीक है। वोल्ट तो होता ही है। न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम ये F/Q0 ये होता है बेटा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक, ना कि वैद्युत विभव का मात्रक। क्लियर हो गया सवाल? किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है, गौर से सब बच्चे को दिख रहा होगा, जल्दी से इसका सही जवाब देंगे। एक धन आवेश को निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाया जाता है। एक धनावेश को सही जवाब देना, गलत मत करना बेटा। अपना अपना रोल नंबर बताओ, जिसका सेम हो छुपा लो, ठीक है। रूल नंबर भी बाद बताएंगे, सब लोग, सब बच्चे हैं बता देंगे। एक धन आवेश को निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाया जाता है तो उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का क्या होगा? बढ़ती है, घटती है, उतनी ही रहती है, बढ़ भी सकती है तो घट भी सकती है। बहुत सही। जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ सब लोग, क्या होगा? सीसी बता रहे हो अब की बार? अब की बार जो सीसी बता रहे हैं समझ लो सीसी सूंघ लिए हैं बेटा। जब निम्न क्षेत्र से उच्च विभव, निम्न विभव से उच्च विभव में ले जाते हो तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा सदैव बढ़ती है,
निम्न से उच्च में ले जाओगे, निम्न से उच्च में ले जाओगे, वैद्युत ऊर्जा बढ़ती है, क्या होती है, बढ़ती है। क्लियर हो गई बात। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बड़ा कर देते हैं। कंप्यूटर महोदय बहुत छोटे छोटे प्रश्न लगा देते हो, ऐसे बच्चों को नहीं दिखता कंप्यूटर महोदय। जल्दी से बताएं बेटा। अभी समविभव पृष्ठ के बारे में हमने पढ़ा है, सही जवाब सभी बच्चे देंगे इसका, सभी लोग इसका सही जवाब देंगे। जल्दी से बताएं कौन सा इसमें विकल्प सही होगा, कौन सा तथ्य समविभवी पृष्ठ के लिए सत्य नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें समविभव पृष्ठ के लिए कौन सा तथ्य सही नहीं है, यह पूछा गया है। जल्दी से बता दो भैया, समविभव पृष्ठ के लिए कौन सा तथ्य सही नहीं है। पहला दिया है, पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। बिल्कुल सही बात है भाई, अगर समविभव पृष्ठ है तो उसके किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर तो शून्य होगा। भैया समविभव है, समविभव पृष्ठ का मतलब विभव हर बिंदु का समान है, और ये कह रहा है विभवांतर शून्य होगा, ये क्या है भैया। तो पहला तो गलत है गया, ठीक है, पहला मतलब सत्य बात है। दूसरा आपसे कह रहा है वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के सदैव लंबवत होती हैं, ये भी बात सही है। पृष्ठ पर किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में कोई कार्य नहीं होता, ये भी बात सही है। चौथा सही ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का, समविभव पृष्ठ सर्वथा गोलाकार होते हैं। बेटा गोलाकार ही आवश्यक नहीं है, बेलनाकार भी हो सकते हैं, गोलाकार भी हो सकते हैं, घनाकार भी हो सकते हैं। समविभव पृष्ठ मतलब कि जिस बिंदु के प्रत्येक बिंदु पर, जिस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होगा उसको हम समविभव पृष्ठ कहेंगे। आकार उनका कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे कई क्वेश्चन हैं, जल्दी जल्दी फटाफट जवाब देंगे बेटा। आ जाओ सब लोग, देखो फटाफट सब लोग नोट करते रहना बेटा। इसके अलावा आप इसमें सब वो थ्योरी नहीं पूछेगा, मैं बोले दे रहा हूं, आप सभी कॉपी पेन लेके बैठे होगे, जहां से जो समझ में आए नोट करते रहना, जो आपको आ रहा है उसको नोट करो चाहे ना नोट करो। पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर क्या है कि धारिता का विमीय सूत्र लिखिए, इसका मात्रक क्या होगा। धारिता का विमीय सूत्र C बराबर होता है बिटवा Q बाई बी, Q बाई बी, ठीक है। Q बाई बी का फॉर्मूला होता है W बाई Q नॉट, ठीक है। अब ये देखो AT दो बार टी का स्क्वायर कर दोगे, नीचे W है तो ML2T-2 लिखोगे। आराम से समझो, बीमा अगर नहीं याद है तो निकालने का तरीका जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। आगे ऊपर जाएगा तो M-1 हो जाएगा, L-2 हो जाएगा, T2 4 हो जाएगा, A2 हो जाएगा। ये इसकी बीमा हो गई। साथ में इसका मात्रक पूछा है, धारिता का मात्रक क्या होता है। धारिता का मात्रक होता है कूलाम प्रति वोल्ट, क्या होता है, कूलाम प्रति वोल्ट, या इसी को हम लोग फैरड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटवा, फैरड बोलते हैं। बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है फैरड क्या होता है, तो आप लिखोगे फैरड धारिता का मात्रक होता है। एक फैरड में कितने पिको फैरड होते हैं, एक फैरड में कितने पिको फैरड होते हैं, ये पूछा गया है। एक फैरड में कितने पिको फैरड होते हैं। तो बेटा पिको शब्द का जब हम लोग प्रीफिक्स हटाते हैं तो 10⁻⁻12 लगाते हैं। एक पिको फैरड बराबर 10⁻⁻12 फैरड। आपसे पूछा एक फैरड में कितने पिको फैरड, तो उल्टा पूछा है, तो यहां से उल्टा करोगे, एक फैरड में 10⁻12 पिको फैरड आ जाएगा। बताओ समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई, क्लियर है, समझ में बात आ गई बेटवा। ओ बच्चे, बच्चा लोगों समझ में बात आई, आगे चलो। चलो अच्छा, अभी भी एक क्वेश्चन हो था क्या इसमें। हाँ, किसी संधारित्र की धारिता की परिभाषा दी। संधारित्र की धारिता क्या होती है, तो आप बोल सकते हो किसी संधारित्र द्वारा आवेश के धारण करने की क्षमता को संधारित्र की धारिता कहते हैं। क्या बोलेंगे बेटा, संधारित्र के द्वारा आवेश के धारण करने की क्षमता को संधारित्र की धारिता कहते हैं। इसका मात्रक पूछा है, धारिता का मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति वोल्ट या फैरड। अच्छा, इसके बाद बीच में एक क्वेश्चन यहाँ पे और है, द्वावेशित चालकों को तार से जोड़ने पर ऊर्जा हानि का सूत्र लिखिए। ऊर्जा हानि का केवल सूत्र लिखना है बेटवा, डेल्टा यू बराबर आप सभी ने पढ़ा था, हाफ
ऊपर था C1 C2, नीचे था 2C1 प्लस C2 और ब्रैकेट में क्या था, ब्रैकेट में क्या था, ब्रैकेट में था V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये धारिता सॉरी दो चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा हानि का फॉर्मूला था। ठीक है, क्लियर है यहां तक सारी चीजें। आगे बढ़ा जाए बच्चा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है यहां पे थोड़ा गौर से देखें क्या पूछा गया है। आपसे कहा गया है संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। बेटा गौर से समझें। समांतर प्लेट संधारित्र से की धारिता का कल हमने फॉर्मूला बताया था, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ये फॉर्मूला तब लगता है बच्चा जब संधारित्र की प्लेटों के बीच में निर्वात हो। निर्वात में अगर दोनों प्लेटें होंगी तो फॉर्मूला है C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई टी। और अगर दोनों प्लेटों के बीच में माध्यम होगा, क्या होगा, माध्यम होगा, C बराबर एप्सिलॉन नॉट के बाई डी, एप्सिलॉन नॉट के बाई डी। तो आप चलो इससे बता सकते हो किन किन बातों पर निर्भर करती है। मोटिवेशनल लाइफलाइन 2 मिलियन, तुमने अपना नाम कल भी लिखवाया था, आज भी बेटा ये अपना नाम बुलवा लिए हैं। ये चाहते हैं कि सर जी रोज अपना मेरा नाम बोल दें और धीरे धीरे मैं कुछ दिनों तक इनका नाम लगातार बोलूंगा। तो जो हमारे देश का सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न, जिसको सचिन तेंदुलकर जी को मिला है, परम पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी को मिला है, ठीक है, उस बाद उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को मिला है, तो वही पर सर्वोच्च पुरस्कार इस बालक को भी दे दिया जाएगा। ठीक है, कौन सा पुरस्कार मिलेगा इसको, इसको मिलेगा भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न। क्यों मिलेगा इसके पीछे के कारण जान लो। देखो वैसे तो वो पुरस्कार अभी तक कला संस्कृति संगीत खेल आदि क्षेत्रों में मिलता था, लेकिन इस बालक को वो पुरस्कार इसलिए दिया जाएगा क्योंकि ये बालक मुकेश सर की क्लास में रोज जाके अपना नाम बुलवाता था। क्या करता था ये बालक, मुकेश सर की क्लास में जाकर अपना नाम बुलवाता था। इस बात को मोदी जी ध्यान देंगे और जब इस बात को मोदी जी ध्यान देंगे तो इस बालक को बुलाकर दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में सीधे बुला करके इसको भारत रत्न दे ही देंगे। ठीक है, ये बात है कुल मिला के। ठीक समझ गए सब लोग। तो इसी तरह सब लोग अपना अपना नाम बुलवाने की कोशिश किया करो। ठीक ठीक है। और अच्छा एक छोटा सा बेटा इंपॉर्टेंट आपको वो देना था, आपकी संख्या कम आती, कई बच्चे मेरे से बोलते रहते हैं लगातार कि सर हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आती है। तो नोटिफिकेशन इस दो कारणों से नहीं आती। कुछ बच्चे तो चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, बेल आइकन प्रेस नहीं किए हैं, हमने देखा है। हालांकि कई बच्चे ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं। हमारे चैनल पे लगभग, हमारे चैनल पे हम बता दें, हमारे चैनल पे जो व्यूज आते हैं, टोटल जो बच्चे देख रहे होते हैं, उसमें से मात्र 70% बच्चे सब्सक्राइब किए हैं, सब्सक्राइब किए हैं। और 30% तो वो बच्चे हैं जो नॉट सब्सक्राइबर हैं। नॉट सब्सक्राइबर का मतलब समझ रहे हो, बिना सब्सक्राइब किए वीडियो धड़ाधड़ देखे चले जा रहे हैं और फिर कभी गलती से किसी का नंबर पा जाते हैं तो फोन लगा देते हैं। हमारे ऑफिस में एक मैडम रहती है, उनके फोन में दिन भर फोन बजता रहता है, हालांकि मैडम बड़ी अच्छी है। ठीक है, तो 70% सब्सक्राइब वाले और 30% नॉट सब्सक्राइब वाले, ये नॉट सब्सक्राइब वाले जिंदगी से बड़ा परेशान होते हैं। तो सब्सक्राइब कर लो, लाल वाला बटन हिट कर दो बेटा, उसमें जूझ जाओ। सब्सक्राइब कर दोगे तो आप इस कैटेगरी में आ जाओगे, अच्छे बच्चे बन जाओगे। नहीं तो 30% वाले की तरह फोन नंबर कहीं से पा जाओगे, फोन लगाओगे और फोन लगा के बोलोगे सर मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं। तो बेटा यहां पर जो हमारा आपका जुड़ाव है ये कोई फेविकोल से या फेविक्विक से नहीं होगा, ये जुड़ाव सब्सक्राइब करने से होगा। अच्छा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना होता है। सब्सक्राइब करके क्या करना पड़ता है, बेल आइकन को भी प्रेस करना पड़ता है, उस पे ऑल पे नोटिफिकेशन लगाना पड़ता है। अब बच्चे कहते हैं सर इतना करने के बाद भी, इतना करने के बाद भी हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आता। तो बेटवा तुम 8 बजे टाइम पर आके बैठ जाया करो। मुकेश सर 8:05 के अंदर अंदर 8 से 8:05 के बीच में लाइव हो जाते हैं, तो ये तो टाइम के पंचुअल हो जाओ। अच्छा, हफ्ते में कभी कभी हमारी क्लास नहीं भी आती, एक दिन ना आई तो बच्चे कहते हैं आप रोज नहीं आते, तो हम क्यों रोज आए। हम मानते हैं आपके पास समय की बहुत सारी समस्याएं हैं, आप देश के भावी कलेक्टर हो, ठीक है, लेकिन 8 बजे आना पड़ेगा। ठीक है, तो बेटा एक काम करना है, जैसे एक काम करना कि जैसे चैनल पे आते हो, चैनल पे आते हो, ये इंपॉर्टेंट,
देखिए हम लोग क्या करते हैं, अगले दिन की सारी क्लासेस लग गई है। अभी जैसे मेरी क्लास चली, इसके बाद सुमित सर की क्लास है, उसके बाद ये जो क्लासेस है ना बेटा अपकमिंग लाइव सेशन, ये कल की क्लासेस हैं। कल जैसे आज हमने विघ्नहर्ता क्लास लाई है, गणेश जी के जीवन दिन था, कल हम लोग विष्णु भगवान के अवतार के रूप में चिरंजीवी क्लास लाएंगे। क्या लाएंगे? चिरंजीवी क्लास लाएंगे। ये चिरंजीवी क्लास आपके बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स में आने वाले एक एक कॉन्सेप्ट को अमर कर देगी, आपके दिमाग में क्या कर देगी? अमर कर देगी। ठीक है बेटा, तो ठीक है, तो ये कल की क्लास। तो इस क्लास को जब आप ओपन करोगे तो ओपन करने के बाद बेटा यहाँ पे आया करता है, ठीक है, नोटिफाई मी, यहाँ पे आता है नोटिफाई मी, सेट एज रिमाइंडर, रिमाइंडर सेट कर लिया करो। तो इस क्लास का आपके पास नोटिफिकेशन अपने आप यूट्यूब की तरफ से पहुंच जाएगा। ठीक है, अच्छा, इस क्लास से रिलेटेड जितनी भी चीजें हमने पढ़ाई है, इस पे हम लोग क्विज बनाते हैं। वो क्विज हमारे विद्याकुल के ऐप पर अपलोडेड हो जाते हैं, तो विद्याकुल ऐप को डाउनलोड करके वहां पर आप जाके फ्री क्विज भी दे सकते हो। ठीक है, फ्री क्लासेस जो हमारे ऐप पर चलती हैं, उन क्लासेस में इनकी एनसीईआरटी प्रॉब्लम भी हम कराते हैं, तो वहां से भी जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, तो पढ़ने वाले के पास 1000 तरीके हैं, वो चाहे जहां से पढ़े, चाहे जैसे पढ़े, चाहे कैसे भी पढ़े। तो बेटा ये हो गया। तो किस किस बात पर निर्भर करती है? तो यहां पर आ जाओ, धारिता सी निर्भर करती है के पर, प्लेटों के बीच के माध्यम पर। ठीक है, धारिता निर्भर करती है ए पर, प्लेटों के क्षेत्रफल पर। धारिता निर्भर करती है प्लेटों के बीच की दूरी पर। किस पर निर्भर करती है? प्लेटों के बीच की दूरी पर। बात समझ में आ गई? तो धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है? प्लेटों के बीच के माध्यम के पर, क्षेत्रफल ए पर, और दूरी डी पर। क्षेत्रफल बढ़ा दोगे धारिता बढ़ जाएगी, दूरी घटा दोगे धारिता बढ़ जाएगी, परावैद्युत पदार्थ भर दोगे धारिता बढ़ जाएगी। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न इस तरह से भी पूछा जाता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो बता सकते हो, दूरी घटाकर, क्षेत्रफल बढ़ाकर, प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ को भरकर धारिता बढ़ाई जा सकती है। कई बार पूछता है घटाई कैसे जा सकती है, तो घटाने का भी तरीका, इसका उल्टा बता दोगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन बेटा यहाँ पे और आया है। क्वेश्चन हमारा ये है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र लिखो। ये हो जाएगा इसका सूत्र। प्रयुक्त संकेतों का अर्थ स्पष्ट करो। इसमें सारे प्रयुक्त संकेत आप जानते हैं, एप्सिलॉन नॉट तो पता नहीं क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता और क्या है सब लोग जानते हो, के माध्यम का परावैद्युतांक है, ए प्लेटों का क्षेत्रफल है, डी प्लेटों के बीच की दूरी है। ठीक है, ये सब बता सकते हो। यहाँ पे ऐसे लिखना है, बस हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं, अगली स्लाइड आ गई जिसपे सारे क्वेश्चन के आंसर दिए गए। कंप्यूटर महोदय आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब भगवान करे आपकी उम्र बढ़ जाए, उम्र के साथ साथ खाते पीते रहिए ताकि आपकी कमर भी बढ़ जाए। ठीक है, तो दोनों चीजों का ख्याल रखें, उम्र का भी, कमर का भी। तो आ जाओ, ये बेटा एक सवाल है, यहाँ पर धड़ाधड़ हमारी रिवीजन सीरीज चल रही है। समझे? ये क्या है? यदि आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों को परस्पर निकट लाया जाए, पास लाया जाए, पास लाया जाए, पास लाया जाए, तो उसके विभवांतर में क्या परिवर्तन होगा? तो बेटा विभवांतर घट जाएगा। विभवांतर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? क्योंकि दोनों प्लेटों को जब आप पास लाओगे तो बीच की दूरी क्या होगी? घटेगी। और V बराबर क्या होता है? V बराबर होता है E इंटू डी। तो जब D घटेगा तो V भी घटेगा। कैसे घटेगा ये भी मैंने बता दिया। V बराबर होता है E इंटू डी। डी मतलब प्लेटों के बीच की दूरी। जब D घटेगा तो V भी घटेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, यदि आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाए तो उनके विभवांतर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दूरी बढ़ा दोगे D बढ़ेगा, जब D बढ़ेगा तो V बढ़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, समांतर प्लेट संधारित्र में दूसरी प्लेट का क्या कार्य है? मतलब दो प्लेटें हैं तो उसमें पहली प्लेट क्या करती है, दूसरी प्लेट क्या करती है? तो इसका आंसर भी क्या है? पहली प्लेट के विभव को कम करना ताकि उसे अधिक से अधिक आवेश दिया जा सके, धारिता बढ़ाई जा सके। ठीक है, ये काम होता है। एक प्लेट लगाई जाती है और दो प्लेट लगाई जाती है, तो दूसरी प्लेट क्या करती है? पहली प्लेट के विभव को घटाती है जिससे उसकी धारिता बढ़ाई जा सके। अगला क्वेश्चन बेटा हमारे पास क्या है? एक आवेशित संधारित्र एवं वैद्युत सेल में मूल अंतर क्या है? ठीक है, आवेशित संधारित्र और सेल में अंतर क्या है ये पूछा गया है। तो सेल देखो धारा देता है, आवेश का संचय नहीं करता है, और संधारित्र सेल अपने अंदर आवेश का संचय करता है।
तो आज के सेशन को इतना ही रखते हैं। अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें, ठीक है। और कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो कल फिर बेटा मिलते हैं रात 8 बजे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।